सो भाइयों और बहनों भाइयों बहनों का मतलब जो आप देख रहे हैं, चाहे वो भाई हो या बहन हो, मैं आज नेपाल के ऊपर बात करना चाहूँगा और नेपाल में जो ये जैन जी ने जो तख्ता पलट कर दिया है इसके बारे में। तो जो ये सारी की सारी जो कहानी है, इसकी शुरुआत होती है 4 सितंबर के आसपास से। ऑफिशियल शुरुआत मैं कह रहा हूँ, बात तो काफ़ी पहले से चली आ रही है। 4 सितंबर के आसपास जो सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े दिग्गज ऐप्स और वेबसाइट्स थे उनको बैन कर दिया गया, जिनमें आपका यूट्यूब से लेकर, ट्विटर से लेकर, व्हाट्सएप से लेकर, इंस्टाग्राम, सब कुछ। वो बैन इसलिए किया गया क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर एक ट्रेंड चलने लग गया था। जो नेपाल की जो जैन जी है, जो यूथ है, उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया कि जो भी नेपो किड्स हैं, नेपो बेबीज़ हैं, उनके खिलाफ। वो ट्रेंड ये था कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो जो रईस हैं, नेपाल के एलिट्स हैं, वो जब अपनी धन दौलत और संपदा को फ्लॉन्ट करने लग गए, दिखावा करने लग गए, कोई गाड़ियाँ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, तो ये जो आम यूथ जो है नेपाल का, जिसकी पर कैपिटा इनकम हार्डली 1,23,000 के आसपास है, उसको ये चीज़ एक इनइक्वालिटी लगी। उनको ये चीज़ लगा कि ये कितना फ्लॉन्ट कर रहे हैं और ये पैसा आ कहाँ से रहा है। ये हमारे लोकतंत्र का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, इन लोगों के पास इतना ज़्यादा धन जमा हो चुका है कि ये मतलब एक इस तरीके से एक इरेलीवेंट चीज़ लगती है और इसका कोई पता नहीं है। तो धीरे धीरे करके जब ये ट्रेंड वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 4 सितंबर को सोशल मीडिया साइट्स को ओली सरकार ने एक पर्टिकुलरली संदेश जारी करा और वो संदेश यही था कि आप लोग एक अपना अपना छोटा छोटा सेंटर्स, ऑफिसेज खोलें और साथ ही साथ में ग्रीवियंस ऑफिसर्स भी नियुक्त करें, जो कि वो लोग करने को मतलब तैयार नहीं हुए या कर नहीं पाए, और सभी सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया गया। और केपी ओली की एक आदत और भी है कि आप उनकी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी देखते हैं तो वो प्रोटेस्ट जो होते हैं, वो उनको दबाने में, उनको ख़त्म करने में मतलब महारत हासिल करने वाले इंसान हैं। वो समझते हैं कि प्रोटेस्ट को दबा दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए तो वो ख़त्म हो जाता है। पर असली जो वजह है वो सोशल मीडिया की नहीं है। इसमें सबसे असली वजह ये है कि वो जो है वो करप्शन और इनइक्वालिटी। जो पिछले 10 साल में 2015 के बाद जब राजशाही से लोकतंत्र बना नेपाल, तब से लेकर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से माना जाए कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर इक्वेलिटी है या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। और 4 सितंबर के बाद वो जब बैन हुआ तो 8 सितंबर तक पूरा का पूरा सोशल मीडिया बैन रहा। सोशल मीडिया बैन को तो आपको पता ही है कि पूरा, आप भी हरियाणा में जब भी देखते हैं कि इंटरनेट बैन हो जाता है, इंटरनेट बैन हो जाता है, सारा सोशल मीडिया बैन हो जाता है, लोगों की मतलब लोग असहज हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, पूरे दिन बेचैन रहते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो आज हमारे को इतनी लत लग चुकी है उस चीज़ की। खैर ये एक अलग टॉपिक है। तो 8 तारीख को पहला प्रोटेस्ट एक एनजीओ ने वहाँ पे काठमांडू में किया और वो बड़ा एक शांत तरीके से प्रोटेस्ट था। पर उस वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हिंसक हुआ। किसी बंदे ने वहाँ पे सीसीटीवी जो कैमरा था उसकी तरफ ईंट फेंकी, और जब वो हिंसक हुआ तो 1.5 दिन के अंदर केपी ओली की सरकार गिरा दी गई। केपी ओली को वहाँ हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ से भागना पड़ा, उन्होंने रिजाइन दिया। आपने भी वीडियो देखा होगा जिसमें वहाँ के जो फिनांस मिनिस्टर हैं वो सड़कों पर भाग रहे हैं और वहाँ का जो यूथ है उनको कोई लात मार के गिरा रहा है, और वो लात भी ऐसी मारी थी बेहोशी हो गया था बंदा ऑलमोस्ट। साथ ही साथ में जैसे और नेता हैं, चाहे वो प्रचंड है, प्रचंड के घर में भी आग लगा दी गई, देवबा हैं उनके घर में भी आग लगा दी गई। तो ये जो गुस्सा जो है वो सोशल मीडिया का ना होके जो करप्शन जो है उसके खिलाफ है, जो सरकार का जो 10 साल का जो काम है उसके खिलाफ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो ये नेचुरल अलायंस जो लग रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का और नेपाल कांग्रेस का, जिसको वो सरकार एक नेचुरल अलायंस बता रही है, वो अननेचुरल लग रहा है। और 2017 में एयरबस डील होनी थी जिसमें भी बहुत सारा करप्शन की बात हुई और बहुत करप्शन उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो इसी तरीके से लोगों को ये धीरे 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 जो वो गुस्सा जो पनपता हुआ उसका बस्ट आउट एक तरीके से अभी हुआ है, और वो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है। मैं पिछले इंटरव्यूज़ में एक बात कहता था कि इंटरनेट बेस्ड मूवमेंट्स जो होते हैं वो अभी बहुत कम हो रहे हैं, पर अभी का जो ज़माना है उसमें अगर हम देखें तो इंटरनेट बेस्ड मूवमेंट्स ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेट बेस्ड मूवमेंट्स जो है वो दुनिया में अभी धीरे धीरे होना शुरू हुए हैं। पहले की अगर आप देखेंगे तो बहुत कम हुए हैं। जैसे एल सेल्वाडोर में बुकाले एक पॉलिटिशियन थे, उनके टाइम पे हुआ। फिर और भी एक दो जगह छोटी छोटी घटनाएं हैं, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात होती है एथेंस में या स्कॉटलैंड में, यूरोप में,
तो वहाँ पर थोड़ा इंटरनेट के जरिए मूवमेंट्स हुए। या फिर आप ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट देखेंगे या फिर अरब स्प्रिंग देखेंगे, जहाँ पे तहरीर स्क्वायर में 50,000 लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे मोहम्मद होसनी के खिलाफ। उस वक्त भी इंटरनेट आ चुका था और धीरे धीरे उससे सेफ हुआ था। तो जो आज के दिन जो सोशल मीडिया का जो यूजेज है, उसमें जो अगर नेपाल के परिपक्ष में कहें तो यूज ऑफ सोशल मीडिया टू बॉयकॉट लेगेसी और टू रिजेक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया, और सीधा सरकार को चुनौती दी, चुनौती दे के हिंसक प्रदर्शन हुआ, काफ़ी लोगों की मौत हुई। जैन जी ने जो प्रोटेस्ट किया था उन लोगों के यहाँ भी काफ़ी डेथ हुई। सरकार के वहाँ भी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ है उनको जला दिया गया, उनकी भी डेथ हुई। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनमें सबसे बड़ी बात जो है वो यूथ ओरिएंटेड प्रोटेस्ट है ये। और आप अगर देखेंगे तो नेपाल की जो पॉपुलेशन है उसकी जो जिसे कहते हैं मेडन ईयर या मेडन एवरेज, वो अराउंड 25 ईयर्स है। तो 25 साल के आसपास के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वो वहाँ पे टूरिज़्म बहुत है और जो लोग वहाँ पे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपना काम धंधा ये सारा चलाते हैं। इसी प्रोटेस्ट में ये जो ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर यूथ लीडर नहीं है या कोई पर्टिकुलर पार्टी के अंडर नहीं हो रहा, तो ऐसे प्रोटेस्ट कई कई बार बाढ़ के जैसे होते हैं जो जिस भी दिशा में चले वो चल जाते हैं। पर एक बंदा है जिसका नाम बार बार उभर के सामने आ रहा है, उसका नाम है बोलेंद्र शाह, जिसको बोलेन शाह भी कहते हैं। वो काठमांडू के मेयर हैं, रैपर रह चुके हैं और साथ ही साथ में सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं। और सोशल मीडिया पे जो एक्टिव होने की वजह से ही उन्होंने मेयर का चुनाव जीता था। और वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई इंटेलिजेंट बंदा है या बहुत ही उसकी शार्प पॉलिटिकल नॉलेज है, पर वो यूथ उसको मानती है। और उस बंदे ने डायरेक्ट कई कई बार चैलेंज किया है सत्ता को। जैसे सरकार के बारे में उन्होंने कहा था कि हम आपके दरबार को आग लगा देंगे, इस तरीके की काफ़ी नारे उन्होंने दिए थे जो यूथ को बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। तो लोग अब चाह रहे हैं कि बोलेन शाह वहाँ पर नेतृत्व करें। पर कई लोगों का ये मानना है कि इसमें अमेरिका का भी एक पर्टिकुलर हाथ है। अब वो क्या पर्टिकुलर हाथ है वो उसका अभी तक पता नहीं, क्योंकि टिकटॉक जो है वो बैन नहीं हुआ था। कई लोगों का ये भी कहना था कि टिकटॉक ने जो नेपाल सरकार की शर्तें थी वो मान ली थी, पर टिकटॉक सिंस चाइनीज़ ऐप है और बाकी ये जितने भी ऐप्स थे वो सारे के सारे अमेरिका के ऐप हैं। तो इस तरीके के जो प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, जो मतलब नेपो किड्स और नेपो बेबीज़ और जो एलीट सो कॉल्ड एलीट हैं जिनके पास धन संपदा है, और वो धन संपदा जिसका कोई रीज़न नहीं है, जो अनैतिक तरीके से कमाई हुई है, उसके खिलाफ जो जागरूकता या जो ये एक तरीके से वॉयलेंट प्रोटेस्ट हैं, ये धीरे धीरे अब शुरू हुए हैं इंटरनेट बेस्ड मूवमेंट्स के ज़रिए। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, नेपाल में आगे क्या होता है। अभी तो जो उन्होंने भी कल रात को कहा था कि भाई 10 बजे के बाद हम कंट्रोल कर लेंगे, सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे इन द सेंस कि हम स्ट्रीट्स पे उतरेंगे और हम लीड करेंगे सभी जो जो भी सिचुएशंस हैं उनको कंट्रोल करने की। अभी कोई इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है, हालांकि केपी ओली की को कहा गया था कि भाई आप एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती। पर अब देखते हैं कि ये जो जेन जी प्रोटेस्ट है ये कितना कारगर होता है। और वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं जो सारे के सारे ये अपने जो प्ले कार्ड्स हैं उन पे लिखा हुआ है कि इनफ इज़ इनफ, और कि वी आर जेन जी, और मतलब डोंट फ्लॉन्ट योर अमीरियत, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। पर मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ इसमें, ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अब हरियाणा में भी पॉलिटिकल नेपो बेबीज़ और नेपो किड्स हैं जिन्होंने हरियाणा को गवर्न किया है, और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में भी है। तो मेरे भाइयों, राजनीतिक नेपो किड्स भाइयों, सावधान हो जाओ, हो सकता है अगला नंबर आपका हो। ये लोग जो हैं ये आपकी सत्ता को ऐसे उखाड़ देंगे कि पता भी नहीं लगेगा कि आप लोग एग्जिस्ट भी करते थे।